नमस्कार बच्चों। क्या हालचाल? सब मज़े में? चकाचक। वेरी गुड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू कर दिया था, द पोटेंशियल फॉर लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और मैंने सरफेस और लाइन के लिए बता दिया था। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ जो है वो भी कर लिया था। और फिर उसके बाद में इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। अब इस टॉपिक को आज ख़त्म करना है। ठीक है। और फिर हम लोग सीधा वर्क पे आएंगे। आज मैं जो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा वो कल के आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह के सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली का डेली रिवीजन कर रहे होंगे, और जैसा मैं चाहता हूँ ठीक वैसा ही आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को सही कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कंटेंट अब बच्चों बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। हर दिन कंटेंट लिखेंगे और हर दिन जो है इसको रिवाइज करेंगे। अगला सवाल है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ uniformly charged spherical shell uniformly charged spherical shell of radius r of radius r। तो देखो, बात आ रही है शेल की। स्फेरिकल शेल में वैसे होता तो वैसे स्फेयर है, तो स्फेयर का मतलब ये नहीं है कि टोटल वॉल्यूम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पे काम करे। एक्चुअली स्फेरिकल शेल की बात कर रहा है। स्फेरिकल शेल में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि स्फेरिकल शेल होता है, एक स्फेयर ही है। स्फेरिकल शेल मतलब एक स्फेयर ही होता है होने में तो, बट इसकी सरफेस पर चार्ज होते हैं, वॉल्यूम में चार्ज नहीं होते। ठीक है ना। अब मैं ऐसे समझता हूँ कि इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से मुझे पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों। ठीक है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे वैसे ही हम लोग तरीका ले रहे हैं काम में। तो मैं क्या करता हूँ कि z डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैं पहले एक सरफेस एलिमेंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। मैं एक यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, सरफेस एलिमेंट यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। इस सरफेस एलिमेंट की वजह से, बिकॉज सरफेस पर चार्जेस है, ये गोलाई में लिया है मैंने, अंदर नहीं लिया, क्योंकि ये 3D में मैं बना नहीं सकता। इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है ताकि आपको पता लग जाए कि 3D में सरफेस के ऊपर मैंने एलिमेंट को काटा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ सरफेस पे कि मैं सेंटर से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो वो रेडियस ही होगा, कैपिटल आर। सरफेस पे ऐसे कर्व्ड सरफेस है ना, तो कर्व्ड सरफेस थोड़ी सी आगे आ रखी है, इसलिए आगे वाली सरफेस पर मैंने एक सरफेस एलिमेंट काटा है। ये बिल्कुल मत समझना कि ये जो एलिमेंट है ये स्फेयर के अंदर है, अंदर कतई नहीं है, ये सरफेस पर है। वो सरफेस का 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा। अब मैं मान लेता हूँ कि इस एलिमेंट से और इस पी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल आर है। वेक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं, डिस्टेंस का आपको समझ में आ रहा होगा कि ओरिजिन से ही सारे वेक्टर्स नाप रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से ये मुझे वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके बीच में एंगल में थीटा यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं वेक्टर रूल लगाऊँ यहाँ पे, तो आर वेक्टर प्लस ट्राइंगल रूल लगा दो वेक्टर्स का, सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर मैं तुमको आर निकाला तो वेक्टर वही ट्राइंगल रूल से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो आपको आता है वेक्टर्स के रूप में, है ना। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ZR कोस थीटा। कोई नई बात नहीं इसमें ना, क्योंकि जेड और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल निकालना है हमको। तो पोटेंशियल का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर।
अब चूंकि हम लोग छोटा एलिमेंट ले रहे हैं इसलिए डी क्यू लेंगे और डी क्यू बराबर सिग्मा डी हमको लिखना पड़ेगा बिकॉज सरफेस एलिमेंट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको काम में लेनी पड़ेगी और उस डेंसिटी से आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है, इसलिए यहाँ पर आर लेंगे। अब ये स्फेरिकल सिस्टम है तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्फेरिकल सिस्टम में आर के डायरेक्शन में सरफेस क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर के डायरेक्शन में डी थीटा डी फाई ये होता है। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ ये, ठीक है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। अब चूंकि मैं सरफेस पर ले रहा हूँ इसलिए आर इज इक्वल टू आर भी अगर आप लिखते हो तो सबसे सही रहेगा। तो जो सरफेस की वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यही सरफेस का वैल्यू मैं यहाँ पोटेंशियल पे पुट करूँगा तो मेरा जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, के कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव अपॉन, और ये आर तो खैर अलग है, इसको तो आप छेड़े मत, बट हाँ मेरी सलाह ये कि इस आर की वैल्यू भी आप लोग पुट कर दोगे तो जल्दी का हो जाएगा, फालतू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऊपर लिखा हुआ है वो आर का वैल्यू देखो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आर में यहाँ लिखता हूँ अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR। सोल्व करने का सिंपल तरीका देखो, ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आना चाहिए, आप कैसे सोल्व करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं मेरा तरीका बता दूं मैं आपको कि मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ। मैं सोल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करने के लिए मैं करता हूँ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कोस थीटा को तो मैं टी स्क्वायर मान लूंगा। मेरा तो यही तरीका, सिंपल तरीका सोल्व करने का। तो इससे क्या है, मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो केवल मसला ऐसा होगा कि केवल इंटीग्रेट करने पे आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, आर का तो कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जेड भी कांस्टेंट है तो जेड का भी हम लोग क्योंकि फिक्स पॉइंट है ना, केवल थीटा वेरिएबल है इसलिए केवल थीटा को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोस का होता है माइनस साइन, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, तो साइन थीटा डी थीटा, बस थीटा वेरिएबल है बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2t dt हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डी टी अपॉन जेड आर, टी डी टी अपॉन जेड आर। यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा साइन थीटा डी थीटा की, क्योंकि यहाँ थीटा वेरिएबल था ना, दैट्स वाई। बाकी फाइव में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो फाइव का तो क्या 2 पाई आप लिख सकते हो डी फाइव का वैल्यू। बाकी जो चेंज किया तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा मैं इसको बैरियर बना दूँ ताकि आपका मिक्स नहीं हो जाए सारा कंटेंट। तो यहाँ पे आ जाओ तो वी आर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वी आर अल्टीमेटली ये होने वाला है हमारे पास, देखो के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, के तो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो आपने लिखा है टी 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 के नीचे जेड आर यहाँ पर आ जाएगा। डी फाई का वैल्यू 2 पाई पहले पुट कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाँ अब आपको देखना है कि यहाँ पर थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन आप लोग कर रहे हो, ऊपर तो टी डी टी हो रहा है और नीचे टी आ रहा है अकेला, तो टी से टी कैंसिल, डी टी का केवल टी हो जाएगा और टी का वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो आपका वी आर है वो इस तरह से हो जाएगा, दैट इज के हमेशा की तरह सिग्मा, और आपने आर काट देना है, केवल एक आर बचना है, बाकी जेड बच जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जो टी का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR थीटा, जीरो से लेके और पाई तक ये वेरी करता है, जीरो से लेके पाई वेरी करता है थीटा आपका, तो कोई बड़ी बात तो उसमें है नहीं है ना।
यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ जाओ, अब मैं केवल लिमिट पुट करने वाला हूँ बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लिमिट किसकी है बेटा? थीटा की लिमिट है। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के सिग्मा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है बेटा, है ना? के का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है। यहाँ पर अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो कह रहा है पाई पुट करूंगा, तो पाई पुट करते कितना हो जाएगा? कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस पाई -1 माइनस माइनस प्लस 2 जेड आर माइनस, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो रूट ऑफ कोस जीरो का वैल्यू तो क्या प्लस हो जाता है, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड आर। ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, पहला वाला बन रहा है जेड प्लस आर का होल स्क्वायर, दूसरा वाला जेड माइनस आर का होल स्क्वायर। पहला वाला जेड प्लस आर का होल स्क्वायर, दूसरा वाला जेड माइनस आर का होल स्क्वायर। ये है जेड प्लस आर, दूसरा वाला बनेगा जेड माइनस आर। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के सिग्मा आर स्क्वायर। आई थिंक शायद कितना कुछ बचना है। देखो, इससे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालता हूँ मैं आपके लिए, बड़ा मजा आएगा। ये तो खैर सिग्मा की फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है, बट मजेदार बात ये देखो, अगर क्यू की फॉर्म में निकालो तो के बराबर होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा देखने के लिए। अगर ये मेरे पास चार्ज अपॉन सरफेस एरिया अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इसमें क्या दो कंडीशन बनती है बेटा। दो कंडीशन ये बनती है कि अगर z बड़ा है r से तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर z क्या है? बड़ा है r से। पर किसने कहा कि ये जो है वो z माइनस आर ही होगा? ये तो हो सकता है z r माइनस जेड भी हो। तो जब r बड़ा होगा z से तो फिर ये जो है ना माइनस आर माइनस जेड होगा। आर माइनस जेड होती बेटा क्या हो जाएगा? आर माइनस जेड होते ही बाजी पलट जाएगी। बाजी पलट जाएगी मतलब ये हो जाएगा अंदर की साइड। अभी तो खैर हमने बाहर ले रखा है, तो बाहर तो जेड बड़ा है आर से, बट अगर मान लो बाजी पलटानी है और जेड को अंदर लेना है इनसाइड द स्फीयर, तो किसने कहा कि अंदर चार्जेस नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये अंदर वाली स्थिति में लेता हूँ तो देखना बेटा, के सिग्मा आर अपॉन जेड, तो यहाँ जो 2r हो गया था ना, अब वो क्या हो जाएगा? 2z। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 2z। सिंपल सी बात है, ये z से z कट जाएगा। यहाँ z ना भूल गया मेरे को, है ना? और ये z हो जाएगा तो कितना जाएगा? 2k सिग्मा, हाँ 2k सिग्मा, बस इतना ही बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा ना। 2k सिग्मा 2k सिग्मा। तो ये उस स्थिति में आप चाहो तो सिग्मा की वैल्यू ये रख सकते हो और k का वैल्यू जो है आप ये रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बाकी आंसर आ चुका है, इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मैं आंसर निकाल चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे ही इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोग जो है, ये तो मैंने किसका निकाला है? ये मैंने तब निकाला है जब हमारे पास सरफेस था। ये मैंने तब निकाला है जब हमारे पास क्या था? सरफेस था, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक बार और चेक कर लो, कहीं पे तुमको अगर डाउट हो सिग्मा वगैरह में तो मुझे बता देना, मैं भी चेक कर लेता हूँ कहीं पर ने कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी। आउटसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं करी। कहीं तो कुछ, अरे पाई का कुछ लफड़ा करा है मेरे को ना, 2 पाई गायब हो रहा है हर जगह से। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। एक्चुअली 2 पाई तो हम लोग कहीं पे लिख ही नहीं रहे हैं, ये मेरी मिस्टेक है एक्चुअली।
या मल्टीप्लाई में 2 पाई लिखना पड़ेगा ना। अरे ये तो रहेगी अपना, हर टर्म में 2 पाई आएगा, हर टर्म में 2 पाई आएगा। हर टर्म में 2 पाई मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देना। ये क्या बनेगा, इसको दोबारा लिखता हूँ, 2 पाई मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि 2 तो ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन जेड। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि z बड़ा है r से, मतलब ये आउटसाइडर है, तभी तो हमने इसको ऐसा लिखा है z माइनस आर, है ना। आप चाहो तो सिग्मा का, सॉरी k का वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे आप k का वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई तो कट जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट z बचेगा, है ना। जैसे आप k का वैल्यू पुट कर दोगे ये इतना ही बचेगा, ठीक है। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर करते हो, यहाँ पर भी 2 पाई मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन, ये आंसर है। तो इसके दो केस बन गए, दोनों केसेस के रिजल्ट में लिख चुका हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना बेटा। तो बच्चों अगर मैं ऐसा ही काम सॉलिड के लिए करूँ तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब की बार सॉलिड सिलेंडर मान के थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके देखना, अगर आपसे हो पाए तो। उसमें बस वॉल्यूम वेरी करेगा और कुछ भी नहीं है ना, वॉल्यूम वेरी करा देना और उससे काम हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल होगा, इसमें सरफेस वेरी करवाई तो इसमें वॉल्यूम वेरी करवा देना, बस और कुछ नहीं है। आर वगैरह के साथ में उसमें आर भी इंटीग्रेट होगा, तो आर का भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। खैर वो प्रैक्टिस के लिए है, वो करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। अगला सवाल लिखो, अ थिन होलो सिलेंडर लिखो, अ थिन होलो सिलेंडर of radius and length both equal to L enclosed at the bottom is closed at the bottom, a disk of radius L by 2 a disk of radius L by 2 is removed from the bottom, is removed from the bottom, a disk of radius L by 2 is removed from the bottom as shown in the figure। अभी आपको फिगर भी मिलेगा ना बेटा।
as shown in figure. Okay. This object carries a uniform surface this object carries a uniform surface charge density sigma. मतलब उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब स्फेरिकल, जैसे शेल होता है ना, सिलेंड्रिकल शेल है, होलो सिलेंडर नहीं है। होलो सिलेंडर तो क्या दो होती है, पर किसी किसी बुक में सिलेंड्रिकल शेल को भी होलो सिलेंडर बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, सिग्मा दिया ना, मतलब समझ जाओ सरफेस पर चार्ज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द electrostatic potential at the P point पे निकालना है। on the axis of the cylinder, on the axis of the cylinder as shown in figure। समझाते हैं, एक्चुअली एक फिगर दिया हुआ है आपको इसमें। फिगर क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, इसकी सरफेस पर चार्जेस हैं, जिसको हम लोग स्फेरिकल शेल या सिलेंड्रिकल शेल बोलते हैं ना। इन लोगों ने उसी को होलो सिलेंडर बोला हुआ है, तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे होलो सिलेंडर बोल देते हैं सिलेंड्रिकल शेल को भी। इसके बॉटम में बंद कर रखा है, ये यूँ कह रहे हैं भाई साहब कि इसका बॉटम पूरा पैक है। मतलब नॉर्मली सरफेस पर चार्ज होते हैं तो आसपास सरफेस पर है, पर बॉटम पूरा पैक है। इसमें से एक डिस्क बाहर निकाल रहे हैं ऐसे, ये डिस्क बाहर निकाल रही है। इस डिस्क को इसने बोला है, इसकी रेडियस को बोला है और डिस्क को रेडियस L/2, तो ये L/2 बोल रहा है ये। अदरवाइज तो इसने लेंथ और जो भी रेडियस है वो तो L बोली है ना। दिस इज द सिलेंड्रिकल एक्सिस, समझना ध्यान से। ये है सिलेंड्रिकल एक्सिस है, और इस सिलेंड्रिकल एक्सिस में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो उसने L दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है L/2। समझ रहे हो बात को? और ये जो लेंथ है ये कितनी है, L है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, L है। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं सिलेंड्रिकल की एक्सिस से L डिस्टेंस पर ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ है P। ये डायग्राम आपको दे रखा है, हालांकि यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, बाकी ये पूरा भरा हुआ है नीचे से, बीच में से खाली बचा है। अरे बात समझ में आ रही है? गुड, चलो करते हैं। सो फ्रॉम द डिस्क एट पॉइंट पी, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा मैं मान लेता हूँ
कैसे माने इसको, कैसे माने, डिस्क से मानते हैं ना। ओके, थोड़ा सा मुझे डिस्क का सिस्टम समझाना पड़ेगा आपको। समझाते हैं। एक्चुअली नीचे वाला हिस्सा है ना, आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, मुझे कुछ अलग समझाना पड़ेगा इसको। देखो इधर, ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें पूरे चार्जेस भरे हुए हैं, पर इस नीचे वाले हिस्से में जो डिस्क का जो पार्ट है वो हटा दिया मैंने। हटा दिया मतलब कि यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया, मैं ऐसा मान लेता हूँ। मतलब कि ये जो रेडियस है, जिसे मैंने क्या बोला है, L/2, ये डिस्क वाला पार्ट हटा दिया, बाकी में चार्जेस भरे हुए हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो बच्चों, मैं इस पूरे चार्ज में से कुछ एक डिस्क एरिया निकालता हूँ, चार्ज एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि डिस्क के आसपास एक डिस्क पार्ट काट दिया, वहां से जहाँ पे चार्जेस अवेलेबल थे, मतलब कि जिस सरफेस पर चार्जेस अवेलेबल थे, मैंने वहां से जो है एक डिस्क पार्ट निकाल दिया। अब इस सरफेस एलिमेंट, ये जो डिस्क मैंने निकाला है, ये छोटी सी डिस्क है जिसकी मोटाई मान लेता हूँ मैं रिंग टाइप का है, और इसकी मोटाई मैं dx मान लेता हूँ, जैसा कि मैं हर बार काटता हूँ। आपको पहले भी सिखाया है मैंने कि डिस्क में से हम लोग एक रिंग काटते हैं और उस रिंग को सरफेस बनाने के लिए उसकी एक मोटाई ले लेते हैं dx। तो सेंटर से, मैं समझता हूँ सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये x डिस्टेंस है, और यहाँ पर P पॉइंट है, जो कि ये डिस्टेंस जो है वो 2L है, जैसा कि मैं समझता हूँ। और ये डिस्टेंस हमको लेनी है कि इस डिस्क की वजह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √(x² + 2L²। तो मैं इस कटे हुए पार्ट की वजह से उस P पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ क्या, पोटेंशियल। तो वो सिग्मा कंटेन करता है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि उस कटे हुए पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2πx dx। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था कैसे निकालते हैं। एक्चुअली परफेक्ट डिस्क का होता है πx², बट वो परफेक्ट डिस्क नहीं है, वो टुकड़ा है डिस्क का, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट करके इतना निकलता है। दूसरा आप ये समझ सकते हो कि एक सर्किल है, तो ये सर्किल का सर्कमफेरेंस है, उसको आपने मोटाई दे दी, तो ये मोटाई का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो उसका सरफेस एरिया निकल गया। सर्कमफेरेंस एक लाइन होता है, ये हम लोगों ने dx उसको दे दिया, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वो पोटेंशियल है P पॉइंट पे उस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से कितना हो जाएगा, dV, और उसका हम लोग k dq मतलब सिग्मा dA, k dq अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि √(x² + 2L²। अब तो वह खैर कुछ नहीं है। अब आप ये देखो कि आखिर ये जो टुकड़ा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। dA का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें केवल x वेरी करेगा। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मतलब इस पॉइंट से, क्योंकि इसके पहले तो कोई चार्ज है भी नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है जो मैंने बनाया है, ये पॉइंट है L/2 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर से, और कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ तक, जो कि है L डिस्टेंस तक। तो अगर मैं dx का वेरिएशन देखना चाहता हूँ बच्चों, तो वो मेरा होगा k, और सिग्मा तो खैर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, पर x का वेरिएशन L/2 से मैं देखूंगा कहाँ तक बेटा, L तक। L/2 से कहाँ तक, L तक मैं देखूंगा। फिर उसके बाद में मैं dA का वैल्यू पुट करूंगा 2πx dx अपॉन एंड द डिस्टेंस समथिंग लाइक, सो x² + 4L²। अब आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। जरा इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। x² + 4L² को थोड़ा सा आप कोशिश करो, सॉल्व कैसे करते हो। 1 मिनट ना,
तो देखो आप लोग जो है इसको सॉल्व तो कर सकते हो, खैर नॉर्मल सा ये इंटीग्रेशन है, मैंने आपको हिंट दे दिया। हिंट ये है कि आप जो है जो क्वांटिटी है इसको आप टी मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ इसकी, लेट 4l² प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी²। ऐसा आप लोग मान सकते हो ना बेटा। और ऐसा मानने से फिर क्या होगा, जो वेरिएबल है वो dx है, तो केवल x ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2t dt करके ये हो जाएगा, 2t dt करके ये हो जाएगा। इससे x dx बराबर t dt करके आप लोग काम चला सकते हो। तो ये मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। लिमिट आपको बताई है l/2 से जो भी है वो हो जाएगी। और मैं आपको अब सीधा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो जो मैंने निकाला था, आप लोग का होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जो पोटेंशियल आपका आएगा वो ये रहेगा, पाई के सिग्मा एल रूट माइनस रूट 17 प्लस 2। So I think this should be 25. I don't know 25 or root 5. So let me check. So if I put the upper limit root 5l, so l/2, that is, so l square. Okay, so this is root 5. So this is 2 root 5. तो एक बार आप लोग चेक करना, मेरा तो ये आया था, बाकी आपका कितना आता है। कैलकुलेशन पार्ट है तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन पार्ट में आप कुछ मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नीचे वाली सरफेस है, उस नीचे वाली सरफेस की वजह से पोटेंशियल मैं निकाल चुका हूँ। कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस। अब क्या इस सिस्टम में कोई और जगह भी चार्जेस हैं क्या? अरे बिल्कुल है बेटा, और कहाँ चार्जेस हैं, और इस सरकमफेरेंस पर चार्ज, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका सिलेंडर है वो चार्ज्ड है। हाँ, उसके वॉल्यूम में अंदर चार्जेस नहीं है, हाँ, पर उस सिलेंडर की सरफेस पर तो चार्जेस हैं ना। लिखा है ना होलो सिलेंडर। होलो मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, होलो वैसे तो हम लोग मानते हैं जिसमें दो तरह की रेडियस होती है, बट चूंकि ये यूं बोल रहा है कि आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था अगर सिग्मा आ गया तो होलो का मतलब क्या होता है, जो हम स्फेरिकल शेल या फिर सिलेंड्रिकल शेल मानते हैं तो हम इसको सिलेंड्रिकल शेल ही मानेंगे। चलिए, अब जो बाकी की सरफेस है जहां पर चार्जेस है उनकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। ये तो मैं इसको V1 नाम दे रहा हूं। दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू सिंपली द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर which contain the charges except the particular disk having the radius l/2। तो इस डिस्क के अलावा बाकी जितने भी चार्जेस है उनकी वजह से मैं निकाल चुका हूं। ये मेरा V1 आया है। अब मैं V2 निकालूंगा बेटा। तो अब मैं ऐसा मानता हूं कि जो, इधर आओ, अब जो मेरा सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है, इसकी सरकमफेरेंस में चार्जेस हैं, इसकी सरकमफेरेंस में चार्जेस हैं। मैं अब ये वाला नहीं कंसिडर करूंगा, नीचे की सरफेस, और ऊपर तो वैसे भी चार्जेस नहीं थे तो वहां तो सवाल ही नहीं उठता। अब जो चार्जेस हैं वो केवल, जैसे मान लो एक ग्लास है, तो इस ग्लास के चारों तरफ के चार्जेस की बात कर रहा हूँ। नीचे भी इसमें स्टील है, बट ये मैं निकाल चुका हूँ इसकी वजह से। अब मैं इसके चारों तरफ की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इस पूरे को एक साथ ना कैलकुलेट करके मैं एक डिस्क निकाल, वापस से वही एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट निकालूंगा यहाँ से बीच में से। ये मैं एक सरफेस एलिमेंट निकालूंगा सरफेस के ऊपर ही। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ये एक सर्किल टाइप का है, बीच में निकाला है मैंने। हालांकि इसकी लेंथ जो है ना, मतलब कि जो इसकी रेडियस है वो तो हमेशा की तरह एल ही रहेगी, क्योंकि उसकी ऊपर भी रेडियस एल थी, तो मैं इस डिस्टेंस को भी एल ही मानूंगा क्योंकि ये रेडियस है। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो इसकी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसने जितनी विड्थ का मैंने निकाला, ये डी एक्स है। और ये मैंने ना
इस यहाँ से लेके एक्चुअली यहाँ से कितना मानूँ इसको, एक्चुअली रुको एक मिनट, एल तो इतना था ही सही, काम करता हूँ, इस पी पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स मान लेता हूँ मैं ना, ये एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने डिस्क काटी है, तो मुझे तो खैर ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जो सरफेस एलिमेंट है वहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए होती है, तो वो तो ये एल है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये सरफेस एलिमेंट एक सर्किल की फॉर्म में जिसकी कोई विड्थ है, तो सिंपल सी बात है, हमेशा की तरह देखो वो तो वही 2 पाई एक्स डी, 2 पाई एल और डी एक्स, इसका सरकमफेरेंस कितना है इस सर्किल का, 2 पाई एल, और इसकी विड्थ कितनी है डी एक्स है, तो ये एक तरह से जो एरिया मैंने काटा है वो इतना ही होगा, तो अल्टीमेटली V2 जो निकालूंगा मैं के क्यू, तो के तो खैर बाहर आ जाएगा, क्यू मतलब सिग्मा डी ए, तो सिग्मा और डी ए का वैल्यू कितना है 2 पाई एल और डी एक्स अपॉन जो डिस्टेंस मैंने काटी है वो है रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। अब रुको, मैंने एक्स जो है वो यहाँ से कंसिडर किया है ना, यहाँ से कंसिडर किया है इस यहाँ तक का, पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो मुझे डिस्टेंस यहीं से नापनी पड़ेगी पी पॉइंट से, बिकॉज एक्स मैंने यहीं से लिया है ना, मेरा रेफरेंस पॉइंट तो पी है ना, तो चार्जेस यहाँ से, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ऑब्वियस सी बात है यार, क्वेश्चन में देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लो, ये लिखा ना ये एल, तो जब यहाँ से यहाँ तक की एल है तो मतलब मुझे एल से चार्जेस को पकड़ना है, और पकड़ के एल से आपको यहाँ तक चार्जेस लाने, बिकॉज यहाँ तक चार्जेस हैं, ये डिस्टेंस 2L है, तो 2L तक आप करना, बस ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए ना तो फिर आपका काम हो जाएगा। अब इसमें इतना कोई बड़ा भारी काम है नहीं, अब तो केवल इंटीग्रेट करना है, एल को बाहर निकालो, 2 पाई को बाहर निकालो, केवल डी एक्स अंदर रहेगा, ओके, तो ये फिर आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं ये इसको बाहर निकालता हूँ, 2 पाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, एल भी बाहर आ जाएगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उसको कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं करना ले इसमें ना, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यार, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट समथिंग, तो 11th में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ना, रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ऐसा करके कुछ इंटीग्रेशन आता है, तो लिमिट लगा दो एल से लेके 2L तक, और फिर जो है लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला केस लगा देना, और आप ये बात तो खैर अच्छे से जानते हो अब कि, अरे मैं क्या लिखना भूल गया, क्या जानते होगे बेटा कि log a माइनस बी बराबर क्या होता है, log a अपॉन बी होता है, ln लिख दो, log e बेस को ln ही लिखता है, तो log a अपॉन बी को देखो आप जानते हो, तो log a अपॉन बी में करता हूँ, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो V2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई के सिग्मा एल लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अब बच्चों रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है तो V टोटल निकालना पड़ेगा आपको, तो V टोटल जो होगा आपका वो हो जाएगा एक तरह से V1 प्लस V2, सो यहाँ से V टोटल मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, V1 प्लस V2 कर दीजिए, तो V1 आपका पीछे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर एडअप कर रहा हूँ, 2 ये तो खैर कॉन्स्टेंट है, रूट 5 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये तो खैर पीछे वाला पार्ट है, अब आगे वाला पार्ट में ln है, रूट 5 प्लस 2 अपॉन, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल कराया था मैंने,
कि इस तरीके से भी हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालने का एक तरीका तो खैर मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब एक ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके से आप बिना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सीधा पोटेंशियल निकाल सकते हो। ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं पोटेंशियल निकालने में, ठीक है ना बेटा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट। अब हम लोग अगला काम ये करने वाले हैं कि अगला सवाल करेंगे और ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इसके बाद ये जो टॉपिक है पोटेंशियल वाला, ये आपका हो जाएगा एक तरह से खत्म। फिर मैं आपको कल से वर्क पढ़ाने वाला हूँ, वर्क हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क for a non-conducting disk of radius r, a disk of radius r by 2 a disk of radius r by 2 a disk of radius r by 2 is is cut out and the remaining part is and the remaining part is carrying a uniform surface charge density carrying a uniform surface charge density sigma as shown। मतलब एक डायग्राम देते हैं ना, as shown, find the potential at point find the potential at point O। अच्छा डायग्राम देखते हैं पहले डायग्राम देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको ना। डायग्राम एक्चुअली ऐसा है, एक डिस्क आपको दे रखी है, ओके, इसका सेंटर ये ओ है और इस डिस्क का रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल आर और डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई डिस्क कट आउट। इसने एक अंदर से ना ये एक कार्ड दिया है, इसमें क्या एक्चुअली एक आर बाई 2 रेडियस का उसने डायग्राम में ऐसा दे रखा है कि इसने ऐसा काटा हुआ है, ये काट दिया है और ये जो रेडियस है इसकी है आर बाई 2, मतलब ये भी आर बाई 2 होगा ना, ऐसा उसने काट दिया। और फिर इसने बोला है कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना इसका, उसमें चार्जेस भर दिए। ऐसे करके बाकी बचे हुए पार्ट में क्या भर दिया उसने, चार्जेस भर दिए। अब ये ओ पॉइंट पे बोल रहा है कि निकालो भैया
पोटेंशियल निकालो। तो देखो मैंने आपको पहले भी इस तरह के सवाल करवाए हैं कि अगर इस तरह से, देखो डिस्क तो ऑब्वियस सी बात है यार, सरफेस कंटेन करता है, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो है। तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस तरह के सवाल करते वक्त आप जब भी ऐसे कोई बीच में से कोई पार्ट निकाल लेता है ना बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से एक बार पार्ट को स्टडी करते हैं। तो ये पहला पार्ट जो था और ये उसका छोटा वाला पार्ट जो आपने बाहर निकाला है, तो ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा हम मानते हैं कि इसमें से कोई पार्ट अगर बाहर निकला है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, और जो पार्ट बाहर निकलता है उसका हम लोग माइनस सिग्मा मानते हैं। ये मेथड है सॉल्व करने का इस तरह के सवाल, ये हमने पहले भी किया है। और ये जो डिस्टेंस है ये है r/2, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/2 है बेटा। तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। हम लोग क्या करें, अगर इस तरह के दो सिस्टम बना दें और फिर सवाल को सोल्व करें तो सवाल आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब मैं इन दोनों सिस्टम को अलग अलग सोल्व करूंगा। मुझे इस सेंटर पे क्या निकालना है, इस सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो इस पहली वाली बॉडी की वजह से पोटेंशियल आएगा उसको V1 बोल दूंगा। ये दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी के यहाँ पर है O पॉइंट, दिख रहा है ना, ये देखो ये रहा O पॉइंट, तो दूसरी बॉडी के यहाँ पर है। तो पहली बॉडी के सेंटर पे निकालना है जो कि V1 निकलेगा, दूसरी बॉडी के यहाँ पे निकालना है कॉर्नर पे जो कि V2 निकलेगा। चलिए करके देखते हैं। तो बच्चों समझना, जब पहली बॉडी के साथ मैं गेम खेलूंगा तो पहली बॉडी के सेंटर पे निकालने के लिए मैं वही करने वाला हूँ जो हर बार करता हूँ। मैं इसमें से एक सर्किल निकालूंगा x डिस्टेंस पे और उस सर्किल को कोई विड्थ दे दूंगा, फिर उसको वेरी करा दूंगा हमेशा की तरह। ये तो करते हैं हम लोग, इस सेंटर पे निकल जाएगा। तो इसका एक विड्थ है, हम लोग dx मान लेते हैं इस सर्किल की विड्थ को, क्योंकि हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है ना, तो हमको सरफेस तो कंटेन करवानी पड़ेगी। तो बच्चों हम करते क्या है इसमें, हम सिंपल सी बात करते हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, और ये जो है ना वो dx मान लेते हैं। तो जो इस डिस्क का सरफेस एरिया है वो हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, 2πx और dx। बस हो गया तुम्हारा काम। अब आपको कुछ नहीं करना, V1 जो निकलेगा आपका, V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू सिंपली KQ अपॉन, और सेंटर पे आपको निकालना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं सेंटर पे, तो खैर सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस सरफेस एलिमेंट की, x है, तो k सिग्मा और d है KQ अपॉन, और सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका, x, तो ये x मान लूंगा। अब मैं dA का वैल्यू पुट कर दूंगा, और dA का वैल्यू पुट करते मेरे पास कितना गया, k सिग्मा 2πx dx अपॉन x। और बच्चों ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सेंटर से लेके और रेडियस r तक वेरी करेगा। तो V1 कितना हो जाएगा मेरा, सिग्मा तो खैर आएगा ही आएगा, k का वैल्यू कितना है 1/4πε0, k सिग्मा हो गया 2π x, ये वेरी करते तो आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा, तो सिंपल है। तो सिंपली इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, 2 से 4 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन 2ε। तो पहली बॉडी का तो बड़ा आसान है। अब जरा दूसरी बॉडी पे आना। देखो बच्चों दूसरी बॉडी में सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको समझना आप, है ना। इस दूसरी बॉडी में आपको निकालना है यहाँ पे, ये सिस्टम ऐसा है, समझ रहे हो। तो मुझे इस दूसरी बॉडी का भी कुछ काटना पड़ेगा ना, तो मैं इसके बीच में एक सरफेस एलिमेंट काटता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वाला है, थोड़ा ध्यान देना। मैं बच्चों कर क्या रहा हूँ इसमें, इसका माइनस सिग्मा है नो डाउट, ठीक है, पर मैं जब इसमें एक एलिमेंट काटता हूँ तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट काट रहा हूँ, ध्यान देना है ना, ये एक एलिमेंट में यहाँ पे काट रहा हूँ। ये एलिमेंट का सरफेस थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा आपको, मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपको ना। इस एलिमेंट की एक्चुअली इस सेंटर से जो दूरी है ना वो r/2 नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं है। ये मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये r डिस्टेंस है, ये मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पे ये r डिस्टेंस है। मैं r किसको मान रहा हूँ बेटा, इस एलिमेंट की डिस्टेंस को, मतलब कि इस डिस्टेंस को मैं r मान रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं r मान रहा हूँ। तो पहली बात तो
जब मैं V2 लिखूंगा तो V2 लिखते वक्त सबसे जो हमारा मेन फंडा होता है के क्यू, मतलब के सिग्मा डी ए अपॉन आर, क्योंकि डिस्टेंस आ रही है उसकी एलिमेंट से और ऑब्जर्वेशन जहाँ पे निकालना है आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। ओके ठीक है, रुको रुको। अब हमको इस एलिमेंट का एरिया निकालना है। क्या करना है? इस एलिमेंट का एरिया निकालना है। आपने ये डिस्टेंस आर मानी है तो नो डाउट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है इसकी, ये डी आर आपको लेनी पड़ेगी। चलो मान ली बात, डी आर ले ली। पर ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस कितनी है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे एक हम लोग डाल देते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं नीचे बना रहा हूँ इस डायग्राम को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ये डिस्क काटी है, वापस ध्यान देना, मैंने ये एरिया खींचा है और मैं इसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है और ये मैं थीटा मान रहा हूँ। ये विड्थ मैंने ऑलरेडी डी आर मान रखी है। तो बेटा ये सरकमफेरेंस जो है ये कितना होगा, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो क्या? अरे बच्चों, ये थीटा ये भी थीटा, तो कुल मिला के एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास इस आर्क की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो रेडियस मल्टीप्लाई विद द एंगल, तो इस आर्क का वैल्यू निकल के आ गया। तो बच्चों अब आपके समझ में आ गई, आर्क निकल गया तो जो मेरा डी ए है वो कितना हो जाएगा? आर्क मतलब 2 r थीटा मल्टीप्लाई विद द मोटाई उसकी कितनी है? डी आर। दैट्स इट। बस अब आपको ये चेक करना है बेटा कि ये डी आर कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। अब थीटा तो हमने मन से माना है ना, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हम निकाल लेंगे बाद में। चलो एक बार पहले V2 निकाल लेते हैं। तो V2 मेरे पास कितना हो जाएगा कि हमारे पास सिग्मा जो है वो माइनस सिग्मा है, इसका खास ध्यान रखना बेटा। और 2 r थीटा डी आर अपॉन आर। तो बच्चों ये तो खैर ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। प्रॉब्लम खास इसलिए नहीं है क्योंकि ये थीटा है ये आर है, तो क्या मैं आर को थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे करूँ बच्चों? तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। समझने का तो सिंपल तरीका है। देखो सिंपल तरीका ये है कि मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर है। ओके, तो ये तो आपको समझ आएगी। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, अगर ये आर है और ये मेरे पास थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, कहाँ पे बेटा? यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये 90 होते ही ये एंगल है, तो क्या मैं इसको ट्राइंगल मान के कोस थीटा इज इक्वल टू अगर लिखना चाहूँ तो क्या ये आर अपॉन आर आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से आर बराबर कितना हो जाएगा? आर कोस थीटा। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि डी आर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। मेरा काम हो गया। बस अब थीटा को बाद में वेरी करा देंगे। अब मैं इसको डी आर को रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा से, और जैसे ही मैं डी आर को थीटा से रिप्लेस करूँगा तो खैर माइनस तो है ही सही, के भी है ही सही, सिग्मा भी है ही सही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 भी है, आर भी है और थीटा भी है। बट डी आर की जगह क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा और डी थीटा। आर साइन थीटा डी थीटा, और नीचे तो खैर आर है ही सही। आर को तो हम कितनी बार लिखे हैं, तो आर से आर तो कैंसिल कर दो, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस माइनस को प्लस कर दो और बाकी जो चीज़ें बची है उसको थोड़ा सा समेट लो। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, के बाहर आ जाएगा, सिग्मा भी बाहर आ जाएगा, ये सिग्मा हो गया। 2 है तो 2 को बाहर ले लो। ओके, थीटा तो अंदर रहेगा, बिल्कुल उसको वेरी कर रहा है, बट आप आर को भी बाहर ले सकते हो ना बेटा। अब थीटा तो वेरी करेगा तो अंदर रखना पड़ेगा ना। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा?
यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। अब ये चेक करना है कि थीटा कितना होगा। देखो ये जो एंगल होगा ना, समझाते हैं आपको, ये जो एंगल है ना, यहाँ से थीटा बन रहा है आपका, है ना, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2। हाँ, अगर थीटा कुछ और हुआ पर ये जो है ना एंगल थीटा, वो मैक्सिमम π/2 हो सकता है और मिनिमम जो है वो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसके बाद अगला थीटा शुरू हो रहा है। तो ये समझना है आपको कि थीटा जो है ना, अगर मैं डिस्टेंस काटता हूँ तो यहाँ से ये, तो थीटा मैक्सिमम बना कहाँ से, यहाँ से बना है, इस वाली डायमेंशन से। तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, बस यहाँ तक, मतलब π/2 तक, इसके ऊपर जाएगा नहीं, और फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर अगला थीटा शुरू हो जाएगा। तो थीटा की लिमिट π/2 से स्टार्ट होगी और 0 तक जाएगी। बस इतना आपको समझना है, आपका काम हो गया, खत्म काम। बस थीटा वेरी करा दो π/2 से लेके कहाँ तक, 0 तक, और जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो थीटा, साइन थीटा और डी थीटा। अभी आपका होमवर्क है, इसको आप u इंटू वी से करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करो, जैसा आपको करना है कर लो, और इसका आंसर मुझे ला के बताना। इसका आंसर जो है वो ये आएगा मेरे हिसाब से, जो मैंने किया है, माइनस सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और पाई। अब v1 और v2 को ऐड अप कर दो तो रिजल्टेंट जो है आपका निकल जाएगा। v1 ये है, v2 ये है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए? इज दिस ओके? चलिए, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा दोनों को ऐड करने के बाद, फाइनली मैं ऊपर लिख दे रहा, मैं नया पेज जो है बिगाड़ नहीं रहा। तो v इजिकल टू v1 प्लस v2 करते ही आंसर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन पाई, 1 माइनस 1 अपॉन पाई। थोड़ा मिसराइटिंग हो रही है, बट ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। 1 माइनस 1 अपॉन पाई वो है आंसर में आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल संपन्न होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में, और एनर्जी को कैसे निकालते हैं फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द कॉन्टिन्यूस, वो सारी बातें कल करेंगे। तो पोटेंशियल खत्म, एनर्जी शुरू करेंगे कल से। इस तरह से आपको सवाल करना है। पोटेंशियल के सवाल किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, सब तरीके से मैंने सिखा दिया। तो अब कल पढ़ेंगे एनर्जी को। थैंक यू।